और लगातार हम रूस यूक्रेन पर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और बड़ी खबर रूस पर यूक्रेन का बड़ा काउंटर अटैक। और बैल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नमित आपके पास आएंगे। देखिए आज की ये दो बड़ी खबरें थी। एक तो ये हुआ कि भाई राष्ट्रपति साहब ने मान लिया कि राजधानी कीव पर रूसी सेना पहुंच चुकी है, बहुत जल्द कब्जा हो सकता है। लेकिन सबके बीच ये जो खबर आ रही है कि यूक्रेन ने पलटवार किया रूस के रोस्तोव, ये रोस्तोव इलाका है जहां पर हमला किया गया है। और एक खबर यह भी थी कि साइबर अटैक किया है यूक्रेन ने रूस पर। अच्छा, अमेरिका भी कह रहा है कि हम भी साइबर अटैक करेंगे। कि क्या अभी ये जो मिसाइल से हमला हो रहा है अब अगली लड़ाई साइबर अटैक की होगी क्या? देखिए यहाँ पर दो बातें समझने वाली अंजनी। पहला ये कि अमेरिका लगातार कल से कह रहा है कि हम रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई भी सैन्य कार्रवाई जो है वो रूस पर नहीं की गई है। दूसरा, जैसा आपने जिक्र किया कि यूक्रेन जो है वो लगातार रूस पर अब अटैक कर रहा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है यूक्रेन की जो सेना है वो रूस के सामने काफी बोनी नजर आती है। अब सवाल आते हैं क्योंकि आज नाटो देश और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक बैठक होने वाली है वर्चुअली, उस पर बातचीत करते हैं। महल साहब, ये जो बैठक होने वाली है नाटो देश और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की वर्चुअली बैठक होगी, इसमें आखिर आपको लगता है कि क्या कुछ डिसाइड किया जाएगा और आगे का जो अगले 2 से 3 दिन है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है? इस डिस्कशन में सब अपने पॉइंट्स रखेंगे, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि अमेरिका अपनी फोर्सेस भेजने के लिए तैयार नहीं है। वो एक और वियतनाम नहीं बनाना चाहता, वो एक और अफगानिस्तान नहीं बनाना चाहता, वो अपनी फौजें नहीं भेजेगा। और जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान में अभी मुंह की खाई है, वो नहीं चाहेंगे कि वहां जाके अपनी फौजें भेज के वापस उनको कोई तकलीफ आए। लेकिन साथ साथ में वो ये जरूर डिसाइड करेंगे कि एक इकोनॉमिक और आर्थिक प्रतिबंधों की तरह से एक कोर्सिव इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाया जाए, कैसे दूसरे देशों का भारत को इन्वॉल्व किया जाए, कैसे हम प्रेशर बनाए रशिया के ऊपर कि वो आगे ना बढ़े। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रशिया की एडवांस को वो अभी अगले कुछ दिन तक रोक सकेंगे। मुझे लगता है कि कीव के पास सिचुएशन और गंभीर होती जाएगी अगर इन्होंने काउंटर जो ऑफेंसिव नहीं किया यूक्रेन ने, या उस सीरियसली नहीं किया, तो कुछ भी हो सकता है। सर, मेरा एक सवाल यह भी होगा क्योंकि कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि शांति से अगर बातचीत का हल निकलता है तो निकल जाना चाहिए, लेकिन पहले ही राष्ट्रपति पुतिन कह चुके हैं कि अब शांति का रास्ता नहीं है। और उन्होंने ये धमकी भी दी है काफी बड़े देशों को, यूरोपियन देशों के, कि अगर किसी ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उनका अंजाम भी बुरा होगा। अब ये सवाल मेरा होगा कि आखिर भारतीय जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनको किस रास्ते से भारत लाया जाएगा, चाहे पोलैंड की बात करें या फिर रोमानिया की बात करें, हंगरी की बात करें, क्या इस रास्ते से भारतीयों को वापस लाया जाएगा? देखिए, जो भी कल बातचीत हुई 2 मुद्दों पे हुई। पहली कि इस वायलेंस को कैसे रोका जाए, और दूसरी कि भारतीय नागरिक जो है उनकी सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, उनको कैसे वहां से वापस लाया जाए। 2 जहाज तो अभी तक आ चुके हैं और कुछ भारतीय नागरिक आ गए, लेकिन 16,000 के करीब भारतीय नागरिक अभी भी फंसे हुए हैं, जिनमें से 5,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं। और बहुत तंगी आ गई है वहां पे, खाने पीने की खाद्य सामग्री नहीं मिल रहे, यहां तक कि एटीएम से वो पैसा भी नहीं निकल पा रहे कि वो कुछ खरीद सके। और वहां की सिचुएशन, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की है या दूसरी सुविधाओं की है, वो भी अभी धीरे धीरे बदतर होती जा रही है। तो ये जरूर है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने, मेरे को लगता है कि जरूर आश्वासन दिया होगा कि भारतीय, क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत गहरी है 1971 से है, ये जरूर आश्वासन दिया होगा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पे कोई आंच नहीं आएगी। और मुझे लगता है कि अगले 2 या 3 दिन के अंदर भारत अपने एयर इंडिया फ्लाइट से या दूसरी फ्लाइट, चार्टर्ड फ्लाइट से अपने भारतीय नागरिकों को जरूर लाने की कोशिश करेगा, चाहे वो रोमानिया है, चाहे वो पोलैंड है, या दूसरे तरीकों से। सर, एक सवाल मेरा यह भी होगा क्योंकि यूक्रेन के अंदर कल कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी जो कि खुद वहां के जो लोकल नागरिक थे वो अब हाथों में हथियार उठाने के लिए मजबूर हो गए और अपने परिवार को सेफ जगह भेजने के लिए उनको भी हाथों में हथियार उठाने पड़ रहे हैं। देखिए, अगर एक आम नागरिक हथियार उठाता है तो वो ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं है, वो एक ट्रेंड प्रोफेशनल आर्मी से लड़ नहीं सकता। ये हथियार एक सिंबॉलिक है कि पूरे जो उनके सिविल एरिया है, अगर हम ईस्ट यूक्रेन छोड़ दें, ईस्ट यूक्रेन में रशियन स्पीकिंग बहुत ज्यादा है, चाहे वो लुहांस्क है या डोनेट्स्क में है, जिसे हम डॉनबास एरिया कहते हैं, उस एरिया में रशियन स्पीकिंग ज्यादा है और वहां पे ही लिबरेशन की गई है। ऐसे प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि उनको लिबरेट कर दिया गया ये 2 ही एरियाज को, लेकिन बाकी एरियाज में नॉन रशियन स्पीकिंग ज्यादा है। तो वो लोग जो अपना आर्म्स उठाते हैं वो एक दिखावा है, एक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन एक प्रोफेशनल आर्मी को वो बीट नहीं कर सकते। ये जरूर है कि रशिया अगर कीव को भी ऑक्यूपाई करता है, यूक्रेन को भी ऑक्यूपाई करता है, लेकिन कंट्रोल अगर रशिया करने की कोशिश करेगा, उसको गवर्न करने की कोशिश करेगा, तब यही लोग वेस्टर्न मदद से एक अफगानिस्तान बना सकते हैं उसको।
तो बिल्कुल अंजनी, देखिए भारत के सामने दो रास्ते हैं। पहला तो ये कि क्योंकि कल भी जो बातचीत हुई थी, सीसीएस की बैठक हुई थी, तकरीबन 1.5 घंटे वो बैठक चली थी और उसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि पहली प्राथमिकता है कि वहां पर जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको कैसे वापस लाया जाए। दूसरा ये कि उन्होंने शांति की अपील जो है वो राष्ट्रपति पुतिन से की थी, लेकिन पुतिन ने जो है तमाम बड़े देशों को चेतावनी दी है किसी ने भी हस्तक्षेप किया इस पूरे मामले में तो उसका हल बुरा होगा। बिल्कुल नमित, जो खबर आ रही थी, जो हमने अपने दर्शकों को बताई कि बॉर्डर पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो भी भारतीय जो 16,000 17,000 वहां फंसे हुए उनको कहा गया है कि आप वहां आइएगा। लेकिन जो सबसे चिंता की बात है नमित, कीव में जो लोग फंसे हुए हैं भारतीय, उनको वहां से फिलहाल कैसे निकाला जाए। बाकी जो पश्चिमी यूक्रेन लोग हैं वो लोग तो वहां जा सकते हैं, और हंगरी और जिन देशों का आपने नाम लिया वहां से बातचीत हो रही है कि भाई इन 4 देशों के थ्रू हम एयरलिफ्ट कर लेंगे। लेकिन जो लोग कीव में फंसे हुए हैं उनके पास क्या विकल्प है, बैल साहब से जा समझिए। चाहे खार्किव की बात करें या फिर बाकी जो इलाके हैं वहां पर जो भारतीय फंसे हुए हैं वो तो रोमानिया, हंगरी या पोलैंड यहां के रास्ते भारत आ सकते हैं। लेकिन खासतौर पर राजधानी कीव की बात करें क्योंकि वहां पर सुबह से लगातार अटैक हो रहे हैं। कल जो खबरें आई थी कि बहल साहब हमारे साथ बने हुए। नमित, देखिए जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो छात्र कैसे हैं, अब आप देखिए जो कीव में लोग फंसे हुए वो थोड़ा सा बच्चे परेशान हैं। वो दूतावास तक एक बच्ची पहुंची है, वो बोले कि भाई यहाँ पे हमको अभी कोई मदद मिल नहीं पाई, जबकि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, तमाम सारी गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है। लेकिन अभी भी जो जमीनी हकीकत है, जो कीव में खासकर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो फंसे हैं वो बड़े मुश्किल में हैं। देखिए बिल्कुल मैं बहल साहब से यही समझने का प्रयास कर रहा हूं कि कीव के अंदर जो भारतीय जो छात्र फंसे हुए हैं जो कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहां पर जाते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा जो कल से तस्वीरें आ रही हैं, कीव में स्थिति काफी खतरनाक है। वहां के जो छात्र हैं वो कैसे अपने आप को सुरक्षित करेंगे, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि वहां पर काफी ज्यादा बंकर बनाए गए हैं और वहां के छात्रों को यह कहा गया है कि अब आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। तो आप मानते हैं कि जो भारत सरकार है वो उन छात्रों को कैसे वहां से एयरलिफ्ट करेगी? देखिए, भारत सरकार ने दोनों साइड को बहुत क्लियरली बोला है भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए वहां पे इतने बंकर बनाए गए हैं और हर नागरिक जो है, हर स्टूडेंट जो है उसको बताया गया है कि उसका नियरेस्ट बंकर कहां पे है, ताकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है या जब भी एयर रेड सायरन बजता है तो वो वहां पे जा सके। लेकिन कुछ एक एरियाज हैं जहां पे जो बंकर्स हैं वो थोड़े दूर हैं, तो वही एक कुछ एरियाज हैं जहां पे उनकी सिक्योरिटी पे सवाल उठे हैं। लेकिन मेरे को ये लगता नहीं है कि जो रशियन फोर्सेस हैं वो बम्बार्डमेंट करें, उनके बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जा रहे हैं कीव पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रिहायशी एरियाओं पे करेंगे और मुझे नहीं लगता कि इनकी भारतीय जो नागरिक हैं या स्टूडेंट्स हैं उनकी सुरक्षा पे आंच आएगी। वो लोग सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वो उनके ऊपर खतरा तब तक मंडराता रहेगा जबकि ये चीज को रिजॉल्व नहीं किया जाता, कीव की सिचुएशन क्लियर नहीं होती। तो बिल्कुल अंजनी, बहल साहब जी ने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की और उनका यह भी कहना है कि सबसे पहली प्राथमिकता वहां के छात्रों को निकालने की है, क्योंकि सुबह जब मैं यूक्रेन एम्बेसी गया था दिल्ली के अंदर भी, वहां पर भी काफी ऐसे परिवार थे, अभिभावक थे जो कि अपने छात्रों को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे थे। और उन्होंने कई राज्य सरकारों ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है कि ज्यादातर वहां पर जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द सरकार जो है एयरलिफ्ट करके लाए। अच्छा नमित, एक चीज अभी समझिएगा बहल साहब से, अब इस युद्ध का परिणाम वो क्या देखना चाह रहे हैं? क्या अब ये खत्म होगा, लंबा चलेगा? क्योंकि किसी और देश ने तो यूक्रेन का समर्थन किया नहीं, तो ऐसे में अब आगे क्या होगा? यूक्रेन के सामने विकल्प क्या? अब जो है युद्ध आगे 96 घंटे में खत्म हो जाएगा? और आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? हमारे दर्शकों को समझाएं। रूस का यूक्रेन के साथ ऐसा क्या संबंध है? यूक्रेन कितना जरूरी है रूस के लिए, और अमेरिका के लिए यूक्रेन कितना जरूरी है? आखिर ये युद्ध हुआ क्यों, जरा हमारे दर्शकों को समझवाएं। नमित, आवाज मिली आपको? चलिए नमित, देखिए मेरा सवाल ये था कि अब दोबारा आपके पास आएंगे नमित, संपर्क टूट गया है और बहल साहब हमारे साथ बने हुए हैं और एक एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो ब्रिज है जो कीव के पास पड़ता था, उसको ध्वस्त कर दिया गया। और बड़ी खबर, यूक्रेन रूस युद्ध पर उसका असर भारत पर भी दिख रहा है। भारत के बाजार पर बुरा असर पड़ा है। फिरोजाबाद की कांच इंडस्ट्री को 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है। यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से केमिकल सप्लाई रुक गई है। अब देखिए धीरे धीरे इसका असर
भारत पर भी दिखेगा, सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया पर इसका असर दिखेगा। और सिर्फ अगर हम अंबानी की बात कर ले तो अंबानी को भी करीब हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। फिरोजाबाद की कांच इंडस्ट्री को 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये चीजें सामने आ रही हैं क्योंकि केमिकल की जो सप्लाई है वो रुक गई है। रूस से जो है जो केमिकल है, गैस है, एनर्जी की जो सप्लाई होती है दुनिया में कई इलाकों में, तो ऐसे में इसका असर पड़ेगा क्योंकि युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में सप्लाई बाधित हुई है। और फिरोजाबाद की जो कांच इंडस्ट्री है वहाँ पर 1200 करोड़ के नुकसान की खबर सामने आ रही है। तो ये भी एक असर होता है। ऐसा नहीं कि यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है तो सिर्फ वहीं के लोग प्रभावित हो रहे हैं, नहीं, ग्लोबल है और ऐसे में उसका जो असर है वो भी ग्लोबल पड़ेगा। भारत पे भी इसका असर पड़ रहा है, पूरी दुनिया पर इसका असर है। और भारत से ये खबर है कि हमारे यूपी के फिरोजाबाद में जो कांच इंडस्ट्री है वहाँ पर 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है। अंबानी की बात कर रहे हैं, अंबानी को भी करीब हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है एक दिन में। तो ऐसे में इसका असर दिख रहा है। हालांकि शेयर बाजार में कल इसका असर दिखा था, लेकिन आज थोड़ा सा बेहतर है। आज जब शेयर बाजार खुला है तो बढ़त के साथ, तो ये चीजें हैं और लगातार हम एक एक खबर आप तक दिखा रहे हैं। भारत के बाजार पर इसका असर पड़ता दिख रहा है क्योंकि फिरोजाबाद की कांच इंडस्ट्री को 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है। जो केमिकल की सप्लाई होती थी वो रूस से होती थी और रूस ऐसा देश है जहां पर हम यूरोप की बात कर ले, बाकी जगहों पर जो केमिकल की सप्लाई हो, गैस की सप्लाई 40% जो आपूर्ति होती है 40% अकेले रूस करता है। तो ऐसे में न सिर्फ यूरोप बल्कि भारत पर भी उसका असर दिख रहा है। और जो हमारी कांच इंडस्ट्री है यूपी के फिरोजाबाद की, वहाँ पर भी इसका असर दिखा है। तो युद्ध हो रहा है और युद्ध के परिणाम भयावह होते ही हैं और सदियों तक उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये त्रासदी की तस्वीरें हैं। ये एक कीव के पहले का एक ब्रिज था जिसको ध्वस्त कर दिया रूसी सेना ने। इसके बाद कई ऐसे स्थानों पर कई एयर स्पेस सैन्य प्रतिष्ठानों को रूसी सेना ने ध्वस्त किया है। भारी तबाही की खबरें सामने आ रही है और ऐसे में वार पलटवार का भी दौर है। और अमेरिका, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, ये लोग जो लगातार यूक्रेन को साथ देने की बात कर रहे थे, जो आज 10-15 दिन पहले तक बात कर रहे, भाई हम 1800 सैनिक भेज रहे हैं, 18,000 सैनिक भेज रहे हैं, किसी ने कोई सैनिक नहीं भेजा। और आज तो सुबह यूक्रेन के राष्ट्रपति को यहां तक बोलना पड़ा, बहुत भावुक अपील उन्होंने की कि हम अकेले लड़ रहे हैं और दुनिया ने हमको अकेला छोड़ दिया। अभी थोड़ी देर पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हम जो है अब अपने आज़ादी के लड़ रहे हैं, लेकिन 96 घंटे बाद एक बार फिर से रूस कब्जा कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद दुनिया भर में रूस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। लोग रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और यूक्रेन के हौसले को लोग सलाम कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में। ये वो देश हैं जो यूक्रेन को समर्थन की बात तो करते हैं, अब वहां के जो नागरिक हैं वो पुतिन का विरोध कर रहे हैं। न्यूयॉर्क की सड़कों पर आप देखिए लोग विरोध कर रहे हैं। ब्रिटेन के लंदन में आप देखिए वहां पर भी जो है विरोध किया जा रहा है और पुतिन को लेकर लोगों में आक्रोश है। पेरिस में भी आप देख लीजिए, बर्लिन में भी, यहाँ पर भी लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है रूस का और खासकर राष्ट्रपति पुतिन का। लेकिन ये जो जिन चारों शहरों की बात कर रहे हैं, ये जो 4 देश हैं, इन लोगों ने कहा था यूक्रेन को कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वो तो बढ़ गया, ये लोग पीछे हट गए, अब अकेले वो फंस गया है। अब ऐसे में खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति भी इस चीज को मान रहे हैं कि हम अकेले पड़ गए हैं और पूरी दुनिया से वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कहां कहां अब जो है रूस का भी विरोध हो रहा है। अलग अलग कंट्रीज है जहां पर रूस का विरोध किया जा रहा है। अब आप देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो युद्ध की विभीषिका है, जो तस्वीरें हैं, कीव पर भारी बमबारी की जा रही है। जो हमने आपको खबर बताई, करीब 160 मिसाइल्स जो है रूस ने दागी सिर्फ कीव पर। सुमी में भीषण गोलाबारी हुई है। सुमी में तो यूक्रेन और रूसी सैनिक आमने सामने आ गए थे। इसके बाद आप देखिए भीषण तबाही हुई है और ये देखिए 160 मिसाइल एक साथ दागे गए। जैसा दीपावली में हम लोग भारत में देखते हैं ना, आतिशबाजी होती है, उस तरीके की तस्वीर आप देखिए। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, जिससे हमला किया गया है राजधानी कीव पर। और अब आप देखिए एक बिल्डिंग तबाह हो गई। इसमें हुआ ये कि रूसी विमान को टारगेट करके निशाना लगाया गया था, लेकिन वो एक बिल्डिंग में गिरा और बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। तो ये जब युद्ध होता है तो
तो किस तरीके से विभीषिका और आम लोग कितने परेशान होते हैं उसकी वानगी आप देखिए। मेट्रो स्टेशन में जाकर लोग अपनी जान बचा रहे हैं, सबवे में, बंकर में छुपे हुए हैं, बेसमेंट में। और जैसा कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ बहल साहब बता रहे हैं कि यूक्रेन में खासकर कीव में बंकर्स बनाए गए हैं ऐसे हालात से निपटने के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले युद्ध का सायरन बजा था और वहां के मेयर ने कहा कि जितने भी राजधानी कीव के रहने वाले लोग हैं वो बंकर में जाएं, अपने आप को सुरक्षित कर लें। तो ये वो तस्वीरें आप देखिए, युद्ध तो हो रहा है लेकिन जो आम नागरिक हैं वो कितने परेशान हैं और उनको जिंदगी बचाने के लिए कितनी जंग करनी पड़ रही है। एक युद्ध तो हो रहा है हथियार से और एक युद्ध ये भी हो रहा है वहां पर आप देखिए जितने सुपरमार्केट है सब बंद हो चुके हैं, बैंक में, एटीएम में भारी भीड़ थी और अब जो है लोग बंकर्स में इधर सुरक्षित जगहों पर छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये त्रासदी है, युद्ध के निशान पीछे छूट जाते हैं और तबाही का मंजर ही नजर आता है। अब आप देखिए ये जो ब्रिज था वो कीव को जोड़ता था लेकिन अब ये ब्रिज तबाह हो चुका है। इसके अलावा लोग छुप छुप के अपनी जान बचा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पे 160 मिसाइल दागी है। अब आप सोचिए कितना भीषण युद्ध रहा होगा। यूक्रेन पर पहले दिन 203 हमले किए गए, 203। अब आप सोचिए कि कितना भीषण युद्ध है। राजधानी कीव में रात 10 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। जो बंकर वहां बने हुए हैं, यूक्रेन ने स्नेक आइलैंड पर रूस का कब्जा हो गया ऐसी भी बात कही है। रूसी सेनाओं ने कई और जगहों पर कब्जा कर रहा है। कई शहर हैं जहां पर युद्ध चल रहा है। कीव जहां पर रूसी सेना ने हमला किया है, राजधानी है, इस बात को खुद वहां के राष्ट्रपति ने भी माना है। लुहांस्क ये वो इलाका है जिसको सेपरेट जो देश का जो है मान्यता रूस की तरफ से दी गई थी। खारकीव, कल ही हमने आपको बताया था कि खारकीव पे कब्जा कर लिया था रूस ने और वहां पर उनके सैनिक भारी मात्रा में तैनात हो गए हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर हमला किया गया है। चेरनीव, तो अब देखिए हमले किए जा रहे हैं लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। देश के अलग अलग, विश्व के अलग अलग कोने में अब रूस का विरोध किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि पुतिन तानाशाही कर रहे हैं और जिस तरीके से यूक्रेन पे हमला किया गया है वो पुतिन की तानाशाही है और दुनिया भर में रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है और लोग रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, यूक्रेन के हौसले को सलाम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में आप देखिए, अमेरिका, न्यूयॉर्क में लोग विरोध कर रहे हैं और लोग यूक्रेन के समर्थन में हैं। लंदन में भी आप देखिए लोग यूक्रेन के समर्थन में हैं और राष्ट्रपति पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति उनका विरोध कर रहे हैं। पेरिस में भी आप देखिए, बर्लिन में भी, ये 4 बड़े शहर हैं और यहाँ पर रूस का विरोध किया जा रहा है और पुतिन के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। नो वॉर, यहाँ पर लोग अपील कर रहे हैं कि युद्ध रोको और यूक्रेन छोटा सा देश है और वो अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है बचाने के लिए और ऐसे में पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर अब रूस के इस कदम का विरोध किया जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि रूस की ये खासकर राष्ट्रपति पुतिन की हठधर्मी है जिसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, युद्ध कितना भीषण हुआ इसकी तस्वीर आप देखिए। अभी भी युद्ध दूसरे दिन जारी है। कीव पर भारी बमबारी की जा रही है, सुमी में गोलीबारी की गई है, वहाँ पर रूसी सेना और यूक्रेन की सेना आमने सामने आई। वहाँ पर युद्ध एक साथ 160 मिसाइल दागी गई है, बिल्डिंग पूरी तबाह हो गई। हालांकि रूस की तरफ से दावा किया गया है कि हम रिहायशी इलाकों में कोई हमारा ऑपरेशन नहीं रहेगा, लेकिन जब आप देखिए 160 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल दागी जा रही है और यूक्रेन की तरफ से भी उसको नष्ट किया जा रहा है तो कुछ मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरेंगे ही, तो उससे भी नुकसान आम लोगों का हो रहा है।